तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज भी सुप्रीम कोर्ट में कोई जो फैसला आना था वो फैसला नहीं आया। कल मैंने आपको बताया था कि लिस्टिंग थी नहीं केस की, तो लिस्ट लगी नहीं। आज कोई सुनवाई, उस पर सुनवाई क्या होनी है, अब तो रिजर्व है ऑर्डर कि सुशांत केस की जांच सीबीआई या फिर मुंबई पुलिस। तो आज भी इसका फैसला नहीं हुआ। अब देखिए कल आ सकता है या फिर परसों। सुप्रीम कोर्ट का मामला है, इसलिए आमतौर पे जो ऑर्डर रिजर्व होता है उसमें थोड़ा सा वक्त लग जाता है। सुनवाई हो, हियरिंग हो, बहस हो तो उसमें डेट जल्दी मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर रिजर्व है। तो अब भी ये मामला अधर में ही लटका हुआ है। ये अभी भी पता नहीं है कि सुशांत केस की जांच कौन करेगा, सीबीआई या फिर मुंबई पुलिस। नज़रें सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं, देखिए कब फैसला आता है। कल आता है या परसों आता है या और भी वक्त लगता है। हालांकि सुशांत की एक बहन ने अपील भी की है कोर्ट से कि इसमें जितना डिले करेंगे उतना नुकसान हो रहा है, तो जल्द से जल्द कोर्ट फैसला सुना दे कि इस मामले की जांच कौन करेगा। केस सीबीआई को देनी है तो सीबीआई को दे दें, मुंबई पुलिस के पास रहने देना है तो वो भी दे दें, लेकिन फैसला सुना दें। तो इस सुप्रीम कोर्ट पे हमारी नज़र है। जैसी अपडेट होगा, जैसी जानकारी आएगी आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। अब आज की कहानी पर आते हैं। एक कत्ल पुलिस स्टेशन के बिल्कुल करीब, पुलिस कॉलोनी में, जहाँ सारे पुलिस वालों की फैमिली रहती है। न कत्ल होते हुए किसी ने देखा, न किसी ने चीख पुकार सुनी, न किसी ने कातिल को देखा। और तो और पहले तो यही पता नहीं था कि यह कत्ल है कि खुदकुशी है। सब कुछ पता चल गया उसके बाद करीब 10 साल से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, कातिल आज भी नहीं मिला। तो अब अंदाज़ा लगाइए कि एक पुलिस कॉलोनी के अंदर कत्ल, पुलिस स्टेशन के करीब एक पुलिस अफसर की बेटी का, और 10 साल से केस अनसुलझा है। और वो भी दिल्ली का मामला है, दिल्ली पुलिस का मामला है। 20-22 साल की एक लड़की नेहा जिंदल दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी और 2009 में उसने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद वो एमबीए की तैयारी कर रही थी। उसका सपना था एमबीए करना। नेहा जिंदल नाम इस लड़की का, और नेहा की जो माँ थी वो सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में थी। सराय रोहिल्ला पुलिस स्टेशन है दिल्ली में एक, और उसी सराय रोहिल्ला पुलिस स्टेशन के कैंपस में, कंपाउंड में एक कॉलोनी है जहाँ के पुलिस वालों की फैमिली रहती है, उनके क्वार्टर हैं। तो चूंकि नेहा जिंदल की माँ सब इंस्पेक्टर थी तो इसलिए उन्हें एक क्वार्टर अलॉट किया गया था, और वो इसी सराय रोहिल्ला पुलिस स्टेशन कंपाउंड में नेहा अपनी छोटी बहन, अपने पिता और माँ के साथ रहा करती। नेहा की माँ उस वक्त, उस ज़माने में जब ये हादसा हुआ तो पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन में पोस्टेड थी। पार्लियामेंट थाना बड़ा ही वीवीआईपी, पूरा पार्लियामेंट जो आता है वो उसी इलाके में आता है, तो वहाँ पोस्टेड थी। उनके पिता की अपनी एक दुकान थी इलेक्ट्रॉनिक्स की, बल्कि श्याम सुंदर जिंदल। तो इलेक्ट्रॉनिक की उनकी दुकान थी त्रिनगर इलाके में। 8 दिसंबर 2009 दुकान से नेहा के फादर घर लौटते हैं सराय रोहिल्ला। इसलिए लौटते हैं क्योंकि उन्हें नेहा की माँ को पार्लियामेंट थाने से ड्यूटी ख़त्म होने के बाद पिक करना था, ये उनका रूटीन था। शाम करीब 6 बजे वो घर आते हैं। जब वो घर आते हैं तो उनकी छोटी बेटी उसी वक्त ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से निकल जाती है। अब घर में सिर्फ और सिर्फ नेहा थी। नेहा को उनके पिता ये कहकर जाते हैं कि मैं तुम्हारी माँ को लेने जा रहा हूँ, लेकर आता हूँ। करीब 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगना था। इसके बाद नेहा जिंदल के पिता श्याम सुंदर जिंदल वहाँ से चले जाते हैं। करीब 1.5 घंटे बाद घर लौटते हैं। घर लौटते हैं तो उन्हें बड़ी हैरानगी होती है, देखते हैं कि उनके घर का जो दरवाज़ा है वो खुला हुआ है और घर के अंदर कोई नहीं है। वो आवाज़ देते हैं नेहा को चारों तरफ, लेकिन नेहा की कोई आवाज़ उधर से पलट के जवाब नहीं आता। घर का दरवाज़ा खुला हुआ था, कुछ सामान बिखरे पड़े थे, तो घबरा जाते हैं। अब माँ बाप दोनों मिलकर नेहा को पूरे घर में ढूंढते, नहीं मिलते। उनके घर के पीछे में एक छोटा सा खुली सी जगह थी, ग्राउंड जैसा, कंपाउंड में ही। रात का वक्त था, अंधेरा था, दिसंबर का महीना, ठंड भी थी, कुहासा भी था। तो घर के नीचे उतर के अब आसपास आवाज़ देने लगते हैं। 1-2 पड़ोसी से पूछते हैं, बताता है कि कोई नहीं है। इसी बीच जब वो घर के पीछे की तरफ जाते हैं तो उन्हें कुछ धुआं और आग दिखाई देती है।
तो उन्हें लगता है कि कोई चीज़ है, कोई रद्दी है, कोई कागज़ है, कुछ और चीज़ें जल रही। बट अजीब बात थी कि इस वक्त, और वहाँ पे कोई मौजूद भी नहीं, तो और करीब जाते हैं तो उन्हें एहसास भी नहीं था कि जिस जगह पे वो पहुँचे हैं असल में वो उनकी बेटी जल रही है। वो नेहा की लाश जल रही थी और उसी से धुआं उठ रहा था। कुछ चीज़ों से वो पहचान जाते हैं। इसके बाद शोर होता है, हंगामा होता है। बराबर में ही पुलिस मामला पुलिस कॉलोनी के अंदर का। आनन फानन में नेहा को उठाकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन वहाँ पे उसे ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब उस जगह पे पुलिस पहुँचती है। मौका वारदात जहाँ पे नेहा की लाश जल रही थी, वहाँ पे कुछ अंग्रेज़ी में लिखे हुए कागज़ के टुकड़े, कुछ कागज़ के टुकड़े थे जिसमें कुछ अंग्रेज़ी लिखी हुई थी। माचिस की कुछ तीलियाँ थीं और एक खाली बोतल था जिसमें या तो पेट्रोल था या मिट्टी का तेल था। बस यही चीज़ें थीं। पुलिस इन सारी चीज़ों को अपने कस्टडी में लेती है। अंग्रेज़ी में लिखे हुए जो कुछ कागज़ थे उससे कुछ ख़ास क्लू नहीं मिलता, लेकिन ये सारी चीज़ें ये बता रही थी कि यहाँ पे तीली भी है, माचिस की बोतल भी पड़ा हुआ है, कुछ कागज़ भी फटे हुए हैं। तो पहली नज़र में ये लगा कि मामला खुदकुशी का है। नेहा ने खुद को आग लगा लिया और जिंदा जल गई। उसकी एक वजह यह भी थी कि जब कॉलोनी पे पूछताछ की गई तो गेट के अंदर किसी अनजान आदमी को किसी ने देखने की बात नहीं की, घर के अंदर किसी ने देखने की बात नहीं की, पड़ोसी ने किसी और को नेहा के साथ देखने की बात नहीं की। तो सारी चीज़ें ये बता रही थी कि नेहा अकेली थी और कोई था नहीं। और माचिस की तीलियाँ, खाली पेट्रोल या मिट्टी के तेल का बोतल और कुछ कागज़ के टुकड़े जो फाड़े गए, कुछ जले हुए, कुछ अधजले। तो इन चीज़ों से पुलिस को यही लगा कि नेहा ने खुदकुशी की है। और उन कागज़ के टुकड़ों से थोड़ा सा अंदाज़ा पुलिस ने यह भी लगाया कि हो सकता है ये इश्क मोहब्बत का कोई मामला हो और इसी वजह से शायद नेहा ने खुदकुशी कर ली। नेहा के माँ बाप इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं थे। खैर, पुलिस कॉलोनी के अंदर एक लड़की की लाश इस तरीके से मिली, अगले दिन सारे अखबारों में आता, सुर्खियों में आता, मीडिया इस खबर को दिखाने लगती है। हम लोगों ने भी इसको कवर किया। तो पहला दिन तो ऐसे ही था कि ये शायद खुदकुशी का मामला है। अब मीडिया ट्रायल हो गया तो फिर पुलिस ने भी ये किया कि इसको पोस्टमार्टम के लिए 3 डॉक्टरों का एक पैनल बनाया और 3 डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया। करीब 1-2 दिन गुजर गए। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो इस केस ने फिर से एक बार तूल पकड़ लिया। पता चला कि नेहा का गला घोंट कर कत्ल किया गया है और कत्ल करने के बाद उसे जलाया गया है। यानी उसके शरीर पे एंटीमॉर्टम थे और न सिर्फ उसको जलाया गया और गला घोंटा गया, बल्कि उसे बहुत बुरी तरीके से मरने से पहले उसे मारा पीटा गया। उसके शरीर पे बहुत सारे चोट और ज़ख्म के निशान थे और जो भी था उसने बड़े गुस्से में ये सब कुछ किया था। उसके शरीर पे जो चोट के निशान मिले, जिस तरीके से गला दबाया गया, वो सारी चीज़ें बता रही थी कि मारने वाला बेहद गुस्से में था और शायद वो हद से ज़्यादा नफ़रत करता था और इसीलिए बड़ी बेरहमी से उसने ये कत्ल किया। अब जैसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, जाहिर सी बात है पुलिस दबाव में आ जाती है, तनाव में आ जाती है। अब इसके बाद नए सिरे से इस मामले की छानबीन शुरू होती है। एक एक विटनेस को बुलाकर पूछा जाता है। सारे पुलिस की फैमिली के लोग थे, पर किसी ने कोई ऐसी चीज़ नहीं बताई जिससे कि केस में कुछ नया मिले। शुरू में पुलिस अपने डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग जो ज़हीन पुलिस अफसर थे, अब चूँकि एक पुलिस अफसर की बेटी के कत्ल के मामला था, उनको बुला के इस जांच में शामिल करते हैं। वक्त बीतता है, कुछ नहीं मिलता। फिर डिस्ट्रिक्ट पुलिस को मामला दिया जाता है, वो भी जांच करते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता। करीब 1 महीना बीत जाता है। 1 महीने में एक भी सुराग, एक भी ऐसी चीज़ नहीं मिलती जो नेहा जिंदल की मौत पर रोशनी डाल सके। आखिर मजबूर होकर डिस्ट्रिक्ट पुलिस इस केस को क्राइम ब्रांच को सौंप देती है। अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इस मामले को अपने हाथ में ले लेती है। मामले को हाथ में लेने के बाद वो एक एक कर तमाम लोगों से पूछताछ करती है और अभी तक जो भी जांच हुई पुलिस, वो ज़्यादातर एक ही थ्योरी लेकर चल रही थी। नेहा जिंदल कोई बॉयफ्रेंड, लव, इश्क और इसी वजह से कत्ल। उन कागज़ के टुकड़ों को जो अंग्रेज़ी में मिले, जले अधजले, उनको फॉरेंसिक जांच की गई, सारी चीज़ें की गई, लेकिन ना उससे कोई ऐसे शब्द बने, ना कोई ऐसी चीज़ मिली जो कातिल तक पहुंचा सके, तो वो बेकार हो गए।
जो नेहा के कॉलेज के जब तमाम लड़के थे, फाइनल ईयर उसी साल किया था, उनमें से जितने दोस्त थे उन सबसे पूछताछ की गई। जो नेहा के पुलिस कॉलोनी में लड़के थे उन सबसे पूछताछ की गई। इसी दौरान पता चला कि नेहा के पिता को एक शख्स फ़ोन करके लगातार धमकी देता था कुछ पैसों के लिए, वो बिजनेस राइवलरी थी। तो नेहा के पिता ने कहा कि उन्हें जान से मारने की भी उसने धमकी दी थी, तो बहुत मुमकिन है कि बेटी से बदला ले लिया। पुलिस ने उस शख्स के बारे में जो कॉल आता था और बाकी चीज़ें उसको उठाया, उससे लंबी पूछताछ की, पर पता चला कि जब यह कत्ल हुआ उस कत्ल से उसका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। न वो खुद मौके पे था, ना ऐसे कोई नंबर, ना कोई ऐसी चीज़ मिली जो ये साबित करे कि किसी और के साथ वो संपर्क में था और वो वहाँ पहुँचा। और सबसे अजीब चीज़ ये थी कि उस पुलिस कॉलोनी में उस 8 दिसंबर 2009 की रात शाम के करीब 6 बजे के बाद, क्योंकि 6 बजे आखिरी बार जिंदा देखा था नेहा को उसके पिता ने, किसी भी अनजान शख्स की एंट्री या किसी अनजान शख्स को उस कॉलोनी में किसी ने भी देखने की पुष्टि नहीं की, तस्दीक नहीं की। अब पुलिस के लिए बड़ा अजीब मामला था। फिर भी पुलिस को कुछ लोगों पर शक था कि हो सकता है ये इश्क, और जो मैंने बताया बार बार, तो तमाम लोगों से पूछताछ की गई। अब एक पुलिस अफसर की बेटी का मामला है, तो यहाँ पे पुलिस के लिए कि ये भी बंदिश थी कि अगर किसी गलत आदमी को उठा के वो कातिल के तौर पे पेश करें और अदालत पहुँचे और कल को वो ना निकले, तो इसमें पूरी पुलिस फोर्स की बड़ी भत पिटेगी और बदनामी होगी। तो यहाँ पे ये भी आपको बहुत ध्यान से इस मामले की जांच करनी थी। पहली बार दिल्ली पुलिस ने इस जांच के दौरान एक दूसरा तरीका भी अपनाया। उसने स्टिंग ऑपरेशन किया। खुद पुलिस ने कुछ ऐसे लोग, 50 लोगों के करीब पूछताछ की, जो अपने फैमिली के भी लोग थे नेहा के, जो दोस्त थे, पड़ोसी थे, जिन से ज़रा सा भी रिश्ता जुड़ता था उन सब से। उसके बाद पुलिस ने उन लोगों के फिर बाद में स्टिंग ऑपरेशन किए। वो इसलिए ऑडियो और वीडियो दोनों, ताकि उन्हें ये ना पता चले कि उनकी सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं। और उसके बाद पुलिस ने उस स्टिंग ऑपरेशन को, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो ह्यूमन बिहेवियर और बाकी चीज़ों के, उनको ले जाकर दिखाया कि अगर इनके बिहेवियर में जब बात कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, नेहा के बारे में बोल रहे हैं, तो कोई चेंज आप नोटिस कर रहे हैं। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल एविडेंस होता है पूरा। तो पुलिस ने पूरा हिडन कैमरा, स्पीकर, ऑडियो, जो जैसे चीज़ें थी, उन सब से स्टिंग ऑपरेशन किया। और ऐसे तमाम लोगों के बाकायदा साइकोलॉजिकल एनालिसिस हुई कि इन लोगों का कैमरे पे या बोलते हुए या घबराना, झूठ बोलना, पकड़ना कहीं आ रहा है, वो भी नाकाम हो गया। इसके बाद कुछ और ज़ीरो इन हुए, उनका नार्को भी कराया गया और उस नार्को टेस्ट में भी कुछ नहीं निकला। तफ्तीश पुलिस करती रही। कम से कम 3 ऐसे सस्पेक्ट आए जिनके ऊपर पुलिस को पूरा भरोसा था कि शायद इन्हीं में से कोई कातिल होगा, और उनमें से एक वो था जिसका पुलिस फिर वही लव एंगल जोड़ने की कोशिश कर रही थी। एक वो था जिसके पिता ने कहा था कि हमें धमकी दी है, और एक और। लेकिन इन तीनों के ऊपर महीनों सालों पुलिस ने मेहनत की, उनको नज़र में रखा, गुपचुप तरीके से उनकी सारी चीज़ें, कॉल डिटेल, सब कुछ मॉनिटर किया। लेकिन 2009 दिसंबर, आज 2020 अगस्त, 4 महीने के बाद करीब 11 साल पूरे हो जाएंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नेहा जिंदल, जो MBA करने जा रही थी, आज भी उसकी मौत, उसका कातिल, कत्ल का मकसद, ये सब एक राज है, एक अनसुलझा केस है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच आज भी इस केस को अपने फाइलों में ज़िंदा रखे हुए है, लेकिन कातिल कौन है ये नहीं मालूम। लेकिन जो इसमें जुड़े हुए केस से लोग थे, उनमें से कई लोगों से हम लोगों ने बात भी की। उन सभी का ये कहना था कि जो शुरुआत में जब डिस्ट्रिक्ट पुलिस और लोकल पुलिस इसकी जांच कर रही थी, वो जो अहम पीरियड था, शुरू का 1 महीना, उस पर बहुत सारी चीज़ें नष्ट हो गई, कुछ सबूत नष्ट हो गए। और बाकायदा इस केस में FIR जो दर्ज हुई उसमें इस बात का भी हवाला दिया गया। तो शायद वो जो इम्पोर्टेंट पीरियड था सबसे इस केस को सॉल्व करने का, वो उस पुलिस के हाथ से निकल गया, और क्राइम ब्रांच ने जब तक लिया तब तक बहुत सारी चीज़ें बर्बाद हो चुकी थी। तो उनका ये दावा है कि अगर वो शुरू के पीरियड वेस्ट ना होते और क्राइम ब्रांच को ये मामला उसी वक्त मिल जाता, तो शायद वो कत्ल के राज और कातिल तक पहुंच सकते थे। हालांकि क्राइम ब्रांच का अभी भी कहना, लास्ट 2019 में कुछ बात हुई थी, उन्होंने कहा हम इस केस में अब भी लगे हुए हैं, लेकिन कुछ मिला नहीं है। अब यहाँ एक दूसरा ये भी है कि
दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर और दिल्ली पुलिस की सब इंस्पेक्टर की बेटी का कत्ल पुलिस थाने के अंदर, और उन पुलिस अफसर को भी इंसाफ नहीं मिला और उनको भी कातिल नहीं मिला। तो जुर्म की दुनिया में ऐसा कई बार ऐसी कई चीज़ें होती हैं कि एक पुलिस अफसर, एक पुलिस वाले के घर में ही कत्ल होता है और कातिल को ढूंढा नहीं जा सका। 10 साल से ये केस एक पहेली है, एक राज है। नेहा जिंदल का कातिल आज भी नहीं मिला, नेहा जिंदल के कत्ल की वजह आज भी नहीं मिली, नेहा जिंदल का कातिल कौन है, क्यों कत्ल किया, ये सारी चीज़ें एक राज हैं आज भी। अब देखिए ये केस कब सॉल्व होता है, लेकिन जब भी सॉल्व होगा मैं इस केस के बारे में अपडेट आपको ज़रूर दूंगा। कुछ लोगों के आज फिर नोट करके लाया हूँ। विपिन कुमार साहब हैं, ये पीरागढ़ी रेप केस का करंट स्टेटस जानना चाहते हैं। ये मामला अभी कोर्ट में है और कोर्ट से अभी फाइनल जजमेंट नहीं आया। आशीष नौघरे हैं चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट से। स्वप्नील थोरवे हैं, ये फेक केबीसी ऑनलाइन लॉटरी फ्रॉड के बारे में जानना चाहते हैं, मैं ज़रूर आपको बताता हूँ। प्रिया चौहान है, इन्होंने लिखा है कि SSR के पोस्टमार्टम में जल्दबाजी की गई। ये बात बहुत पहले से उठ रही है कि इतनी आनन फानन में क्यों की गई, हालांकि मुंबई पुलिस को इसका जवाब देना चाहिए कि इतनी जल्दी क्या थी, क्या फैमिली का प्रेशर था या वो खुद जल्दबाजी में थे पुलिस वाले। मुकेश साहनी है, सिडनी आतंकवादी जो हमला हुआ था उसकी कहानी सुनना चाहते हैं, जल्दी सुनाता हूँ मुकेश साहब। विक्रम श्रीवास्तव हैं, इनका ये सवाल है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे डेथ टाइमिंग मेंशन जो कॉलम है वो खाली रखा जा सकता है। कई ऐसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट हैं जिसमें डेथ का टाइम का कॉलम खाली रहता है। उसकी वजह ये है कि अगर डॉक्टर को सही न बताया जाए पुलिस वाले के ज़रिए तो फिर वो उस चीज़ को मेंशन नहीं करते हैं उस वक्त। हालांकि इसमें मैंने कई बार आपसे कहा कि जो मौत पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 1 से 2 घंटे का गैप अगर छोड़ दीजिए तो लगभग जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का वक्त होता है वो एकदम परफेक्ट होता है। वो मार्जिन लेके चलते हैं 1 या 2 घंटे के बस। साहल वाला है, गुजरात 2000 दंगे की कहानी सुनना चाहते हैं। जयप्रकाश मिश्रा हैं, डिस्ट्रिक्ट अमेठी यूपी से। जयप्रकाश मिश्रा जी थैंक यू वेरी मच। रोहित लाट सौंगीकर हैं, अजीत डोभाल की कहानी सुनना चाहते हैं और 500वां एपिसोड जो क्राइम तक की कहानी का अजीत डोभाल पे था, तो रोहित साहब और अजीत डोभाल की कहानी आप सुन सकते हैं उसमें। नागेंद्र कुमार हैं और मालविंदर एंड शिवेंद्र मोहन सिंह। इसके अलावा विवेक चंदे हैं, अहमदाबाद 2008 की ब्लास्ट की कहानी सुनना चाहते हैं। हरियाणा के पुनर्जन्म की भी कहानी सुनना चाहते हैं। नसीम अख्तर हैं, फ्रीडम फाइटर अशफाकुल्ला खान की कहानी सुनना चाहते हैं। इसके अलावा नेहल डैश हैं भुवनेश्वर से और इनकी भांजी यशा का जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे। आकाश ऑनलाइन फ्रॉड पर सुनना चाहते हैं। अनुज जैन हैं, जयपुर मान सिंह के खजाने की कहानी सुनना चाहते हैं। वंश अरोड़ा हैं, वाराणसी बॉम्ब ब्लास्ट 2006 की कहानी सुनना चाहते हैं। अर्श बावचा हैं, CBI पे इतना भरोसा क्यों है, ये सवाल पूछ रहे हैं शायद सुशांत केस में, क्योंकि मुंबई पुलिस पे भरोसा नहीं है इसीलिए शायद CBI पे भरोसा इतना है। अंशु शर्मा हैं और इनकी मम्मी का बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे सरोज जी, पूरी क्राइम तक फैमिली की तरफ से। अनुराग वांगुजर हैं, अंशजीत गौर हैं, अंबानी ब्रदर्स की कहानी सुनना चाहते हैं। मंगेश पाटिल हैं, संजय गांधी की स्टोरी सुनना चाहते हैं। रमेश हैं, इसके अलावा अभिषेक हैं, पंकज यादव हैं, नीर गौड़ हैं, प्रशांत हैं, नीलेश हैं, विपिन हैं, किशन हैं, भूपेंद्र हैं, MS धोनी की कहानी सुनना चाहते हैं। पुनीत हैं, मनोज लूखर हैं, गुरप्रीत सिंह, विनीत, अनस, सोनुप, असीम, करण, ड्रेंजर, रोजी और प्योदी शर्मा, शंकर मुखर्जी, इसके अलावा AR कुमार, संतोष शर्मा। तो थैंक यू वेरी मच। जितनी कोशिश हो सकती है आप लोगों का मेल लिख कर ले आता हूँ। तो अब आज कहानी में इतना ही। सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला है उस पर नज़र हमारी, जैसी अपडेट होगा आप तक पहुँचाएंगे ज़रूर। कल मुलाकात होगी रात 9 बजे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।